वालेकुम। स्टार्लिंग कर्व हम फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व्स पढ़ने लगे हैं। इसके मुताबिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है प्री लोड के। जितना प्री लोड ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। अब फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो सा है कैटेकोलामिन या पॉजिटिव या डाइजॉक्सिन या एक्सरसाइज की वजह से तो हमारे पास जो सी कर्व है वो लेफ़्ट को शिफ्ट करेगी। जब लेफ़्ट को शिफ्ट किया तो ये हमारे पास से इस वॉल्यूम पे इसका कार्डियक आउटपुट जो सा है वो इंक्रीज़ होगा उसी वॉल्यूम पे जिस वॉल्यूम पे हार्ट का आउटपुट मतलब 5 लीटर था। अब इसी से अगर आप एक ग्राफ खींचें तो इसका 8 लीटर होगा उसी वॉल्यूम पे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम होगी तो राइट की तरफ शिफ्ट होगी तो इसका वॉल्यूम नॉर्मल से कम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास कर्व जो सी है वो लेफ़्ट को शिफ्ट करेगी। मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम, आप खुद ही फिजियोलॉजिकल है सोचें तो हमारे पास उसी प्री लोड पे हमारे पास हमारे हार्ट को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा कम है तो वो आसानी से ज़्यादा ब्लड इजेक्ट कर सकता है आगे। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो शिफ्ट जो सी है कर्व वो लेफ़्ट को करेगी और ज़्यादा होगी तो कर्व जो सी है वो राइट को शिफ्ट करेगी। वैसे फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व जो सी है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टिलिटी से ही रिलेटेड होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कर्व्स भी हैं जैसे वेनस टोन की कर्व। ये एक्स एक्सिस पे आप वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट को रखें और वाई एक्स एक्सिस पे आप राइट एट्रियल प्रेशर और वाई एक्सिस पे कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न को रखें। पहले आप देखें कि ये हमारे पास जो सी दरमियान वाली लाइन है ये हमारे पास थी जब हमारे पास वेनस रिटर्न नॉर्मल वेनस रिटर्न था तो हमारे पास यहाँ से ये शुरू हुई मतलब 5 लीटर से शुरू हुई और ये हमारे पास इसका राइट एट्रियल प्रेशर था। जब हमारे पास वेनस रिटर्न कम हुआ तो हमारे पास ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में कम हुआ। जब राइट एट्रियम में ब्लड कम हुआ तो उसकी वजह से राइट एट्रियम का प्रेशर कम हुआ जैसे कि पीछे को आ गया और हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास वेनस रिटर्न ज़्यादा हुआ, पहली बात तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हुआ और दूसरी बात कि जब हमारे पास वेनस रिटर्न ज़्यादा हुआ तो राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आया जिसकी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर भी हमारे पास ज़्यादा हुआ। जब वेनस रिटर्न ज़्यादा है तो कर्व जो सी है वो राइट को शिफ्ट हुई। जब वेनस रिटर्न कम था तो कर्व जो सी थी वो लेफ़्ट को शिफ्ट हो रही थी। उसके बाद अब देखें आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का देख लें। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो सी है वो ये नॉर्मल है दरमियान वाली, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और ये हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। राइट एट्रियल प्रेशर सेम ही रहेगा क्योंकि ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो आर्टरीज में होती है तो कार्डियक आउटपुट इसलिए इंक्रीज़ होता है कि आर्टरीज में टेंशन जो सी है कम हुई होती है। तो हमारे पास ये स्लोप जो सी है वो हमारे पास राइट को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो स्लोप हमारे पास जो सी है वो लेफ़्ट को शिफ्ट कर गई है और हमारे पास इस जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट है जो सा वो कंपैरेटिवली इसके कम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि स्लोप शिफ्ट होगी राइट या लेफ़्ट लेकिन हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर सेम रहेगा। उसके बाद अगर आप देखें कि हमने कंबाइन आपने इन दोनों कर्व्स को फ्रैंक स्टार्लिंग और हमने वेस्कुलर कर्व्स को कंबाइन करके देखना है जो मैंने आपको दोनों कराई हैं। ये देखें ये फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व है। जब ये हमारे पास नॉर्मल है रेड कलर में, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो ये हमारे पास नीचे को आ गई जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था। मतलब ये हमारे पास किधर को शिफ्ट हो रही है, ये हमारे पास राइट को शिफ्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हुई तो ये हमारे पास लेफ़्ट को शिफ्ट होगी। और जहाँ पर ये दोनों जो सी हैं वो ये हमारे पास वेनस रिटर्न की कर्व है, ये हमारे पास यहाँ पे मीन आर्टीरियल प्रेशर पे आके ख़त्म हो गई और ये नॉर्मल जहाँ पे डॉट है ये हमारे पास हो गया इसका ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें अब वेनस टोन का मैंने आपको बताया था, जब वेनस टोन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो सी है कर्व किधर को शिफ्ट होगी, हमारे पास कर्व जो सी है वो राइट को शिफ्ट होगी। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद हमारे पास मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया। नॉर्मल ये है तो ये हमारे पास इंक्रीज़ हो गया और अब जब हमारे पास कम हो, जब ये इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो सा है तो ये थर्ड पॉइंट जहाँ पे ये कोइंसाइड किया उसने तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियक आउटपुट आएगा और ये कार्डियक आउटपुट नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब हमारे पास वेनस टोन कम होगी तो हमारे पास ये कर्व जो सी है वो हमारे पास कहाँ को शिफ्ट करेगी, वो हमारे पास लेफ़्ट को शिफ्ट करेगी और राइट आर्टेरियल प्रेशर भी हमारे पास कम हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे अगर हम डॉट बनाएं तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। उसके बाद हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का
आपको मैंने नॉर्मली बताया था कि स्लोप जो सी है वो राइट या लेफ़्ट को मूव करेगी। कम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो हमारे पास जो सी स्लोप है वो राइट को मूव की, लेकिन हमारे पास मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर वही रहा। लेकिन जब हमने वो जो सी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो स्लोप हमारे पास लेफ़्ट को मूव की, मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर हमारे पास वही रहा। अब ये आप देखें, ये हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो गया है। और जब हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो सी है वो ज़्यादा हुई है तो हमारे पास जहाँ पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और जो सी हमारे पास फ्रैंक स्टेलिंग का वो कंबाइन हो रही है वो हमारे पास कम हो गया। ये कब होता है? जब हम वैसोप्रेसर्स देते हैं पेशेंट को तो उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है तो कर्व जो सी है वो हमारे पास लेफ़्ट को शिफ्ट करती है, मतलब नीचे को आ जाती है, तो हमारे पास जो सा है कार्डियक आउटपुट वो भी कम हो जाता है। ठीक है, इसको आपने वैसोप्रेसर को टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के हिसाब से याद करना है। अब कुछ और केसेस भी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। केस नंबर 3 ये हार्ट फेलियर का केस। नॉर्मली आप ये जो सा है ना मार्कर में ये हमने ना उसकी नई कर्व है, ये नॉर्मल हार्ट की कर्व है, दोनों सी है दूसरी। ये हमारे पास नॉर्मल हार्ट की कर्व यहाँ पे थी। अब हार्ट फेलियर हुआ, जब हार्ट फेलियर पेशेंट को हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा? हार्ट फेलियर में वो वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारे पास वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा। जब वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी क्योंकि आर्टरीज में भी वो डिस्चार्ज हो रहा है सिंपैथेटिक। तो वेनस रिटर्न ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास कर्व है जो सी वो राइट को शिफ्ट करेगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि हार्ट जो सा है वो फेल हो रहा है तो हमारे पास फ्रैंक स्टेरलिंग कर्व जो सी है वो नीचे को आएगी, यहाँ पे ऊपर को, यहाँ पे नीचे, जहाँ पे कौन सा ये दोनों मिलेंगे वो कार्डियक आउटपुट का पॉइंट होगा। और वो नॉर्मल हार्ट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा, मतलब कम होगा। क्यों कम होगा? वेनस रिटर्न ज़्यादा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन उस वेनस रिटर्न ज़्यादा है जिसकी वजह से स्लोप जो है राइट को मूव कर लिया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से स्लोप मॉडिफाई हुआ। लेकिन हमारे पास फेलिंग हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही इतनी कम है कि हमारे पास जो सा है वो जो सा हाँ कार्डियक आउटपुट वो कम आ रहा है। हैमरेज में अगर आप नॉर्मल देखें तो ये जब हैमरेज होगा तो हमारे पास सबसे पहले टोटल जो सी हमारे पास ब्लड लॉस हुआ जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हुआ, तो वेनस रिटर्न कम होगा, तो ये कब हो गई? लेफ़्ट को शिफ्ट। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो कार्डियक आउटपुट ही इतना कम है, जिस वो वेनस रिटर्न ही इतना कम हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम इतना कम है, हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद हम तीसरा एवी फिस्टुलास का हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, नॉर्मल आपने देख ली। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सी हैं कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होता है? सबसे पहले तो वेनस डिस्चार्ज की वजह से जो सा है हमारे पास टोटल वेनस रिटर्न ज़्यादा होता है तो कर्व जो सी वो राइट को शिफ्ट की। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है फिर भी राइट को शिफ्ट की। और उसके बाद हमारे पास जो सा है कार्डियक आउटपुट कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्स सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से वो भी ज़्यादा हुई, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज में जो सा है कार्डियक आउटपुट से ज़्यादा हुआ। एवी फिस्टुलास में हमारे पास ऐसे होता है कि आर्टरी से वेन में डायरेक्टली ब्लड जा रहा होता है जिसकी वजह से वेनस रिटर्न ज़्यादा हुआ, कब राइट को शिफ्ट हुई हमारे पास, कब राइट को शिफ्ट हुई जिसकी वजह से हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग के थ्रू हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा हुई और हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा आया। उसके बाद मैंने आपको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का पहले भी करवा दिया, ये आप दोबारा देख लें कि जब हमने ये नॉर्मल थी, जब हमने उसकी वेसोप्रेसर दिए तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो कर्व जो सी है वो हमारे पास लेफ़्ट को शिफ्ट हुई, तो हमारे पास जो सा लेफ़्ट को शिफ्ट हुई जिसकी वजह से ये कोइंसाइडिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, ये कर्व लेफ़्ट को शिफ्ट हुई क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से ये हमारे पास लेफ़्ट को शिफ्ट हुई और हमारे पास मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर वही रहा, लेकिन ये पॉइंट जहाँ पे कोइंसाइड करी ये यहाँ पे कार्डियक आउटपुट जो सा है वो कम हो गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व देखी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से ये हमारे पास राइट को लेफ़्ट को मूव करेगी और हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो राइट को मूव करेगी। उसके बाद हमने ये इंडिविजुअली ये कर्व्स देखी। सबसे पहले हमने कर्व देखी वेनस रिटर्न की, राइट को मूव करेगी, लेफ्ट को टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की देखी, फिर हमने कर्व्स को कंबाइन कर लिया। जब वेनस रिटर्न ज़्यादा हुआ तो कर्व कंबाइन करने की वजह से हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हुआ। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हुई तो कर्व्स वेसोप्रेसर में तो कर्व्स को कंबाइन करने की वजह से हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम हुआ क्योंकि हार्ट को अब उस
उसी वॉल्यूम पे या जितनी फोर्स वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उस पर वो जो सा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया, तो उसको उतना कार्डियक आउटपुट लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तीसरी हमने कंबाइन किया क्योंकि हार्ट फेलियर में वेनस रिटर्न तो ज़्यादा हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से कर्व जो सी है वो राइट को शिफ्ट हुई। लेकिन हार्ट की वजह से स्टालिंग कर्व इतनी नीचे आ गई कि कार्डियक आउटपुट जो सा वो कम हो गया। दूसरा हमारे पास ब्लड लॉस हुआ, तो वेनस रिटर्न कर्व इतनी नीचे आ गई कि हमारे पास जो सा है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी है लेकिन कार्डियक आउटपुट कम ही हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जी एक्सरसाइज में हमारे पास वेनस रिटर्न भी ज़्यादा हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हुई, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व भी ज़्यादा हुई, तो हमारे पास टोटल कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यही जो से मैंने आपको वेसो प्रेशर बताया। वेसो प्रेशर हमने दिया तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो सी है उसकी कर्व जो सी है वो नीचे को आई, ज़्यादा हुआ प्रेशर तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो वो कर्व नीचे को आई, और हमारे पास जब ये कोइंसाइड की तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम आ गया।